Hello students, welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about evolution. Students, evolution का मतलब आप समझते हैं. What do you mean by evolution? इसको जैव विकास कहते हैं. जैव विकास का मतलब जीवों का विकास. कैसे जीव विकसित हुए हैं. आज जो एनिमल्स या प्लांट्स देख रहे हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स देख रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम पे, ये इस तरह से बहुत पहले नहीं थे. बहुत पहले ये दूसरे रूप में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आज के युग के मॉडर्न एज के जो लिविंग बीइंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका इवोल्यूशन हुआ है. सामान्य तौर पर इवोल्यूशन कहा जाता है कि प्रारंभिक या प्रिमिटिव सूक्ष्म जीवों से या अनडेवलप्ड जीवों से आजकल के विकसित और डेवलप्ड एनिमल्स या प्लांट्स का जो विकास हुआ है, इसी को बोला जाता है इवोल्यूशन या जैव विकास कहते हैं. स्टूडेंट, इवोल्यूशन प्लांट्स का भी हुआ है, इवोल्यूशन एनिमल्स का भी हुआ है. अब इसके विषय में समय समय पर डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्टों ने या साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, अपने अपने सिद्धांत दिए. उसके आधार पर हम लोगों को समझ में आया कि वास्तव में जैव विकास हुआ है. अगर हम प्रारंभिक जीवों की स्टडी करें किसी भी माध्यम से, सेल के माध्यम से या अन्य किसी रिसोर्स के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कि जो प्रिमिटिव जीव थे, लिविंग बीइंग्स, वो कितने सरल संरचना वाले जीव हुआ करते थे या सिंपल स्ट्रक्चर वाले जीव हुआ करते थे. और आजकल जो है जिस टाइप से जीव दिखाई देते हैं, तो ये आजकल के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट हैं. नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरिएशंस. इसमें एक हेडिंग आती है वेरिएशंस. तो वेरिएशन तो आप पढ़ चुके हो, पीछे भी मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया था कि वेरिएशंस जो होती हैं वो डिफरेंसेज एमंग द पॉपुलेशन, डिफरेंसेज एमंग द मेंबर्स ऑफ ए सेम स्पीसीज, डिफरेंसेज बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स. यानी अंतर देखने को मिले. एक स्पीसीज हो, उसके कई मेंबर्स हैं, तो उनमें जो अंतर देखने को मिलते हैं उनको बोला जाता है सामान्य तौर पर डिफरेंस. अब जेनेटिक डिफरेंस क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस क्या हैं. जीन लेवल पर अगर कोई वेरिएशन पाए जाएं, डीएनए लेवल पर कोई वेरिएशन अगर पाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम बाहर से डिफरेंस देखते हैं, इसी तरह से सबकी सेल्स के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं या जीन पाए जाते हैं, उनके जीन्स में भी डिफरेंस पाए जाते हैं. और ये डिफरेंस बहुत होते हैं. उन डिफरेंस की वजह से सब लोगों की मॉर्फोलॉजी अलग है. चेहरे देखो अलग हैं, लंबाई चौड़ाई अलग है, दिमाग अलग है सबका, हेयर स्टाइल अलग है, हेयर के कलर अलग है, स्किन कलर अलग है, या शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही हैं उनका, किसी का पाचन सही चलता है, बहुत अच्छा है, किसी का थोड़ा गड़बड़ है, किसी का हार्ट बढ़िया कार्य कर रहा है, किसी का थोड़ा लो मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर, तो किडनी के फंक्शनिंग में कुछ अंतर है. तो ये अगर आप देखें प्रत्येक आदमी में, अगर स्पीसीज आदमी की ले ली जाए, मतलब मैन की, तो उसमें देखें तो सब में अंतर नज़र आते हैं. तो चूँकि जेनेटिक लेवल पर ये डिफरेंस आ रहे हैं, इसकी वजह से जीन अगर अलग अलग पाए जा रहे हैं सबके, तो इसी आधार पर सबके बाहर से बनावट भी अलग है और अंदर पाई जाने वाली मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग पाई जाती है. तो दिस इज़ द वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशंस. अब स्टूडेंट आता है नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या है. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर किसी जीव को सेलेक्ट करे. अब आपको मालूम होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर लगातार चेंज होता जाता है, तो बदलते हुए एटमॉस्फेयर के हिसाब से हर जीव अपने आप को अडॉप्ट करने का प्रयास करता है. सभी जीवों के ऊपर वो एटमॉस्फेयर लगातार इफेक्ट डालता है और बराबर डालता है इफेक्ट. उनमें से कुछ जीव मर जाते हैं, कुछ जीव सफल हो जाते हैं. गर्मी भयंकर पड़ने लगी, ठंडी भयंकर पड़ने लगी, यानी एटमॉस्फेयर चेंज होता रहे, तो उस स्थिति में कुछ जीवों की मृत्यु हो जाती है और उनमें से कुछ जीव
उस हिसाब से एडाप्ट कर ले जाते हैं अपने आप को। या एटमॉस्फेयर में मान लीजिए पोल्यूशन की स्थिति बढ़ती जा रही है लगातार, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो वो तो सब जीवों के लिए है, तो उसमें कुछ जीव मर भी सकते हैं और कुछ जीव उसको एडाप्ट कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर वो सर्वाइव कर लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया है, यानी अपने में ढाल लिया है, तो दे कैन सर्वाइव। और अगर नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि नेचर ने उनको अपने में ढाला नहीं है, तो बैड इफेक्ट पड़ा, इसका मतलब उनके ऊपर बदले हुए एटमॉस्फेयर ने उनके ऊपर बैड इफेक्ट डाला, इसकी वजह से वो मर गए। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर सेलेक्ट द ऑर्गेनी, अपने अकॉर्डिंग नेचर जो है अपने रूप को बदल करके किस जीव को सेलेक्ट करना है, किस जीव को नहीं सेलेक्ट करना है, ये नेचर पर डिपेंड करता है। ये जीव एडाप्ट करने का प्रयास करते हैं, हर जीव चाहता है कि हम जिंदा रहें, लेकिन उनमें से कुछ मर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जीव जो होते हैं जो एडाप्ट कर सकते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसी को बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर के द्वारा किसी जीव का सिलेक्ट किया जाना, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। स्टूडेंट, अब हम अगर इवोल्यूशन को थोड़ा विस्तार से स्टडी करें तो इवोल्यूशन का मतलब ये है कि ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग बींग्स। समय के साथ साथ आज से करोड़ों साल पहले से लेकर आज तक समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वैसे जीवों में भी परिवर्तन आते गए। बदलते एटमॉस्फेयर के साथ साथ उनमें भी चेंजेज आते चले गए, और चेंजेज इतने आते चले गए कि एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन उन्होंने कर दिया। तो यानी समय के साथ साथ बदलते हुए एटमॉस्फेयर के हिसाब से पुराने जीवों से नए जीवों का विकास हो जाना, यानी नई स्पीसीज का विकास हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। अब स्टूडेंट, इवोल्यूशन के संबंध में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थेरीज दी है। अब ये कैसे पता चल जाए कि इवोल्यूशन हुआ है, तो उससे संबंधित कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थेरी प्रोवाइड कराई। उन थेरी को स्टडी करने पर पता चलता है कि वास्तव में इवोल्यूशन हुआ है। उनमें से फर्स्ट थेरी लेमार्क ने दिया था, जिसको कहा जाता है लेमार्किज्म। ये लेमार्क जो थे, लेमार्क की थेरी को लेमार्किज्म बोला जाता है। इन्होंने कौन सी थेरी दी थी? इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसकी थ्योरी दी। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसको फिलॉसफिक जूलॉजी कहा जाता है। उस फिलॉसफिक जूलॉजिक बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी का वर्णन किया है डिटेल से। अब इनकी थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थी? इन्होंने 4 पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट इनका थ्योरी का ये था कि सभी जीवों में बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। यानी कोई भी जीव होगा, पेड़ पौधा है, जंतु है, कोई भी होगा, उनमें बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। और आप देख लीजिए, कोई भी जीव होता है छोटे से स्टार्ट करता है, बाद में बढ़ता चला जाता है। अब जंतुओं में वो वृद्धि सीमित होती है और पेड़ पौधों में लगातार बढ़ती रहती है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का क्या मतलब? कि कोई भी जीव है, प्रत्येक जीव पर जो एटमॉस्फेयर है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। जैसे गर्म एटमॉस्फेयर में आप लोग रहने लगे तो गर्मी की वजह से आपके बॉडी में चेंजेज आते जाएंगे, बॉडी आपकी काली हो जाएगी या सांवलापन आता चला जाएगा, और आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसी हिसाब से टेम्परेचर की वजह से डिस्टर्ब होना चालू हो जाएंगी। और जो अगर ठंडा एटमॉस्फेयर आ गया, जैसे ठंडा प्रदेश में रहने वाले जीव जो होते हैं वहाँ ठंडे में रहते हैं, तो उनके ऊपर वहाँ का एटमॉस्फेयर प्रभाव डाल रहा। वहाँ देखो सब गोरे पैदा होते हैं, एस्किमो वगैरह देखो एकदम गोरे होते हैं, तो मिलेनिन की मात्रा वहाँ कम बनती है और गर्म क्षेत्र में ज़्यादा बनती है। इसका मतलब कि प्रत्येक जीव के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ये इनका सेकंड पॉइंट था। तीसरा क्या बताया इन्होंने? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का क्या मतलब? कि कोई भी जीव अपने जिस ऑर्गन का उपयोग ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा डेवलप होगा, जिस ऑर्गन का उपयोग कम करेगा वो कम डेवलप होगा।
इसी को कहा गया यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन्स। यानी आप अपने बॉडी के जिस आर्गन का उपयोग ज़्यादा करोगे वो ज़्यादा डेवलप हो गया। जैसे ब्रेन का उपयोग लगातार आदमी करता चला जा रहा तो लगातार आदमी का ब्रेन डेवलप होता चला जा रहा। और जिस आर्गन का उपयोग आपकी जो लिटिल फिंगर है हाथ में, तो इस उंगली का उपयोग आप सबसे कम कर रहे हैं, इस वजह से धीरे धीरे ये घटती जा रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी आते आते आगे भविष्य में हो सकता है ये गायब हो जाए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो एनिमल्स पाई जाती हैं उनमें उंगलियां पहले पाई जाती थी, 5-5 उंगलियां पाई जाती थी फिंगर्स, लेकिन धीरे धीरे देखिए घोड़े में जो हॉर्स वगैरह में टॉप जो बना है वो एक उंगली जो बीच वाली उंगली है वो बन गई और उसके अगल बगल की उंगलियां जो है सब गायब हो गई। इसी तरह से एनिमल्स जो पाए जाते हैं ये कैटल्स वगैरह, इनमें खुर जो पाए जाते हैं हूप्स, इनमें देखो 2 उंगलियां खुर में बदल गई और 2 ऊपर चढ़ी हुई होती और एक उंगली गायब हो गई। तो ये हो गया यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन्स कि उन्होंने जिस आर्गन का उपयोग कम से कम किया वो धीरे धीरे गायब हो गए और जिसका उपयोग ज़्यादा किया वो आज भी जीवित है। अब इसका जो अभी एग्जाम्पल हम बताएंगे आगे, तो ये था इनका थर्ड पॉइंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। चौथा क्या बताया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये फोर्थ पॉइंट था। ये क्या इनका फोर्थ पॉइंट था, इन्होंने बताया कि कोई भी जीव अपने जीवन काल में जिन लक्षणों को एक्वायर्ड करता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में कि जो अपने जीवन काल में जो लक्षण आप अर्जित करते हैं, कोई भी लक्षण आप अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं तो वो उनकी संतानों में चला जाएगा, ऐसा लेमार्क ने बताया। तो ये चीज़ जो उन्होंने बताई कि जीवन में प्राप्त किए गए सारे लक्षण उनकी संतानों में चले जाते हैं, तो ये चीज़ जो थी, ये पॉइंट इनका जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब क्या, आलोचना का शिकार बने, यानी आलोचना इनकी हुई, क्रिटिसिज्म इनकी हुई। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया था, इनके ऊपर वाले 3 पॉइंट जो थे वो लगभग सही थे, लेकिन जो फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये पॉइंट इनका जो है डिस्टर्ब था, ये गड़बड़ इन्होंने बता दिया। ये ऐसा नहीं होता है, कुछ मामलों में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर मामलों में नहीं होता है। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया, एग्जाम्पल लिया इन्होंने स्नेक का, और दूसरा क्या एग्जाम्पल लिया, जिराफ का। इन्होंने बताया कि जिराफ पहले छोटी गर्दन वाले थे, छोटे पैर वाले थे, अगले पैर छोटे होते थे लोमड़ी जैसे, फिर धीरे 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 घास ख़त्म हो गई, ग्रासलैंड सूख गए, तो अब इनको खाना पड़ता था, तो ऊपर जो पेड़ पौधे होते थे उनकी पत्तियों को पहुंचने के लिए इन्होंने अपने अगले पैरों का और गर्दन का उपयोग किया, नेक का। तो इनकी गर्दन और अगले पैर ये ज़्यादा डेवलप हो गए, तो आजकल के धीरे 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 हर पीढ़ी में बढ़ते गए और आज जो ऐसे जिराफ पाए जाते हैं उनकी नेक और आगे वाले जो पैर होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरह से जिराफ का विकास हुआ। दूसरा इन्होंने बताया कि स्नेक में बताते हैं कि पहले पैर पाए जाते थे और धीरे धीरे वो बिलों में घुसने लगे, तो बिलों में घुसने में पैर दिक्कत बनती है उनको, तो इस वजह से उन्होंने पैरों को समेटना चालू कर दिया, बॉडी के साथ चिपकाना चालू किया और धीरे धीरे उसी बिलों में रगड़ने की वजह से इनके पैर धीरे धीरे समाप्त हो गए, यानी इन्होंने पैरों का उपयोग कम से कम किया, जिसकी वजह से पैर ख़त्म हो गए। और आजकल के जो स्नेक्स पाए जाते सर्प, इनमें पैर नहीं पाए जाते। तो ये इन्होंने एक में यूज का लिया और एक में डिसयूज का लिया आर्गन का, तो ये एग्जाम्पल लिए थे। अब इनकी क्रिटिसिज्म कैसे हुई, आलोचना कैसे हुई, इन्होंने जो बताया था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो इन्होंने ये जो बताया कि जीवन में प्राप्त किए गए सारे लक्षण उनकी संतानों में चले जाते हैं, तो इसकी क्रिटिसिज्म एक अगस्त बीजमैन एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अगस्त बीजमैन ने सबसे पहले ये बताया कि ये इनका जो फोर्थ पॉइंट है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जीवों की बॉडी में 2 प्रकार की जो है सेल्स पाई जाती है, सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स। तो अगर सोमैटिक जो हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर प्राप्त करते हैं जीवन काल में, वो हमारी सोमैटिक सेल्स द्वारा होता है, यानी हमारी जो सोमैटिक सेल्स पाई जाती है, जैसे हाथ है, पैर है, नेक है, हेड है, इनमें पाई जाती है सोमैटिक सेल्स। और जर्मिनल सेल्स केवल पाई जाती हैं जनन अंगों में, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जिनसे स्पर्म और एग बनते हैं। तो अगर स्पर्म और एग या ओवा जो बनते हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तब तो वो संतानों में जाता है, और नहीं तो बाकी शरीर के किसी अंग में कोई परिवर्तन होता है
तो वो उनकी संतानों में नहीं जाता। अब इसको कैसे उन्होंने प्रूव किया? चूहों की करीब 41 जनरेशन तक लगातार, जैसे ही चूहे पैदा हुए उनकी पूँछ काट देती थी, लगातार पूँछ काटते गए 41 जनरेशन तक, और लास्ट में देखा तो जो चूहे पैदा हुए उनके पूँछ थी। तो लैमार्क के हिसाब से चूहे की पूँछ कई पीढ़ियों तक काटी गई तो अगली जनरेशन में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगली जनरेशन में 42 जनरेशन में देखा गया तब भी चूहे की पूँछ थी। इसका मतलब ये था कि जो पूँछ का लक्षण है ये सोमैटिक सेल्स को शो कर रहा है, ये जर्मिनल सेल्स को नहीं शो कर रहा। इस वजह से ये कैरेक्टर नहीं गया उनकी संतानों में। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें? जैसे मान लीजिए कोई मिलिट्री में भर्ती होता है, कहीं युद्ध होता है, उसका हाथ पैर जो है कट जाता है या नष्ट हो जाता है, उसके बाद उसकी शादी होती है। तो शादी होने के बाद क्या उसके जो बच्चे होंगे वो हाथ कटे पैदा होंगे या पैर कटे पैदा होंगे? ऐसा तो होता नहीं। चीन में छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको लोहे के जूते पहनाए जाते हैं ताकि उनके पैर आगे बढ़े न ज़्यादा, और जिम्नास्टिक वगैरह करती हैं या एथलीट बनती हैं बढ़िया लड़कियां, छोटे छोटे पैर होते हैं उनके, तो जंप करने में आसानी होती है। जिनके पैर बड़े बड़े होते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा पैर का, तो दौड़ने में और चलने में दिक्कत आने लगेगी। जैसे हाथी के पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं तो धीरे धीरे चलता है, और उसी जगह कुत्ता बिल्ली और चीता के पैर के नीचे का देखो शेप छोटा सा होता है, ये तुरंत उछलते हुए भागते हैं तेज़ी से। तो ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया जो है किस तरह से बड़ा होगा तो चलने में दिक्कत आएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जैसे मान लीजिए एक तो चीन वाला बताया एग्जाम्पल, और दूसरा ये बताया, और किसी का हाथ पैर कट जाता है तो उसकी संतानें जो पैदा होती हैं तो वो हाथ पैर युक्त पैदा होती हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिनकी वजह से इनको थोड़ा धक्का भी लगा, झटका लगा लैमार्क को। तो लैमार्क का ये पॉइंट थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन आधुनिक कुछ वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद को कुछ संशोधन करके कुछ पॉइंट्स में देखा गया कुछ जीवों में, तो लैमार्क का नियम जो है लागू होता है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है कुछ जीवों में देखा गया है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैमार्किज्म को थोड़ा चेंज करके न्यू लैमार्किज्म बना दिया। अब न्यू लैमार्किज्म बन गया तो उसके आधार पर जो है कुछ पॉइंट्स बता दिए कि नहीं, इन आधार पर लैमार्क का सिद्धांत सही है। तो ये इनके लैमार्क की आलोचना लैमार्क के विषय में था। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ डार्विन, यानी डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी। तो इन्होंने जो है, ये सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इवोल्यूशन के विषय में। तो इनकी थ्योरी को बोला जाता है डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी। तो इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। कभी कभी लैमार्क की थ्योरी को स्टूडेंट थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं, या लैमार्किज्म के नाम से जाने जाते, यानी 2-3 नामों से जानते हैं। इसी टाइप से इनकी थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या डार्विनिज्म के नाम से, या थ्योरी ऑफ डार्विन के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो पुस्तक थी, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो उस बुक में अपने पास्टुलेट्स दिए थे इन्होंने, और यानी इनके जो मुख्य बिंदु थे थ्योरी के, तो वो कौन कौन से थे समझ लीजिए। इन्होंने बताया था कि ओवर प्रोडक्शन, यानी किसी जीव में, पहला इनका पॉइंट था कि किसी जीव में सबसे ज़्यादा संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। कोई भी जीव ले लो, ज़्यादा ज़्यादा संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक पौधा भी होता है तो एक पौधे में देखो अरबों खरबों बीज बनते हैं, करोड़ों बीज, और वो करोड़ों बीज जो है बढ़ करके करोड़ों पौधे अगर बन जाएं तो पूरी पृथ्वी उसी पौधे से भर जाए। इसी तरह से सीपी जो होती है समुद्र में पाई जाती है, यूनियो, ये 6 अरब अंडे देती है 1 साल में, और अगर सब अंडे जो है सीपी में बदल जाए तो पूरा समुद्र खाली सीपियों से भर जाए। इसी तरह से जो है हर जीव जितने भी प्रकृति में पाए जाते हैं नेचर में,
हर जीव में ज़्यादा से ज़्यादा संतान पैदा करने की क्षमता पाई जाती है, और पौधों में तो विशेष रूप से। लेकिन आप कुछ दिन के बाद देखते हो कि फिर जैसे कि तैसे हो जाती जनसंख्या। बकरे देखो इतना पैदा होते हैं, मुर्गे इतने पैदा होते हैं, तो अगर हर अंडे से मुर्गा बनना चालू हो जाए तो पूरे पृथ्वी में खाली मुर्गे ही मुर्गे नजर आए, पूरे पृथ्वी में बकरी ही बकरी नजर आए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल सामान्य से एक बैलेंस्ड में बना हुआ है। तो पहला इन्होंने बताया कि ओवर प्रोडक्शन यानी ज़्यादा संतान पैदा करने की क्षमता। दूसरा क्या बताया था इन्होंने? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ज़्यादा अगर पैदा होंगे तो उनमें लड़ाई भी होगी। काहे के लिए होगी? खाने के लिए, रहने के लिए, उठने बैठने के लिए। इनमें देखते हो आप संघर्ष कैसे होता है कि चाहे जीवों में हो जाए चाहे पेड़ पौधों में। एक जगह पर 5 पौधे लगा दीजिए और उसके बाद देखिए क्या स्ट्रगल होता है उनमें आपस में, लाइट पाने के लिए, वाटर पाने के लिए। कुछ सूख जाते हैं, कुछ आगे बढ़ कर के बड़े हो जाते हैं। इसी तरह से डॉग्स वगैरह में देखिए कि 4-5 पिल्ले पैदा होते हैं एक बार में, और उसके बाद जो है साल बीतते बीतते एक आधा कोई बचता है, बाकी सब मर जाते हैं, क्योंकि खाने के लिए संघर्ष हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, रहने के लिए हो रहा है, यानी हर चीज़ के लिए संघर्ष। फिर प्रजनन के लिए भी संघर्ष होता है इनमें, जीवों में, उसमें लड़ करके मर जाते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। तो दूसरा इनका जो मेन पॉइंट था वो था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जीव रहने के लिए स्ट्रगल करो, संघर्ष करो। वो आदमी भी संघर्ष कर रहा है, आदमी डायरेक्ट लड़ भी रहा है कुछ चीज़ों में, और कुछ जो है जो कंपटीशन चल रहे हैं, नौकरी पाने के लिए संघर्ष चल रहा है। तो ये सब संघर्ष है। कुछ उसमें मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनमें भी लास्ट तक जाते जाते कुछ मर जाते हैं, तो अंत में जा कर के कुछ पूरी जनसंख्या सीमित हो जाती है। तीसरा क्या बताया? वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन एंड हेरिडिटी बताया। तो वेरिएशन और हेरिडिटी में क्या बताया आपको? वेरिएशन में बता चुका हूँ कि जब संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर आते रहते हैं। अंतर आते हैं तो वही अंतर उनकी संतानों में धीरे धीरे स्टोर होना चालू हो जाते हैं। छोटी छोटी विभिन्नताएं होती, छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं, और वो जो है उनकी संतानों में धीरे धीरे स्टोर होना चालू हो जाती है। ऐसा डार्विन ने बताया। और फिर कई पीढ़ियों के बाद एक नई जाति बन जाती है। फिर लास्ट उसको देखो, आज की तुलना करो तो पता चला कि इतने अंतर आ गए कि वो नई जाति बन गई, यानी हेरिडिटी उनकी चेंज हो गई, उनका वो वेरिएशन से उनके संतानों में चले गए। उसके बाद क्या बताया इन्होंने? नेचुरल सिलेक्शन, कि प्रकृति जो है प्रत्येक जीव को सेलेक्ट करती है। अभी ऊपर मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर लगातार बदल रहा है, उसमें आपको अडाप्ट होना है, अडाप्ट करना है अपने आप को। अगर अडाप्ट कर ले गए तो ठीक है, सर्वाइव कर ले जाओगे, और नहीं कर पाए तो छोड़ के भाग जाओगे एटमॉस्फेयर। तो कुछ तो भाग जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं उनको एटमॉस्फेयर सेलेक्ट कर लेता है, नेचर सेलेक्ट कर लेता है। तो इसी को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। यानी संघर्ष हुआ कई जीवों में, और उनमें से लड़ाई हुई, और लड़ाई होने में 2-4 सब 10 मर गए, और अंत में एक आधा कोई बचा, वही पावरफुल होता है, वही आगे सुख भोगता है। और जैसे जंगल में देखिए लायन में आपस में संघर्ष होता है, इसी तरह से चीता वगैरह में होता है संघर्ष, अपने क्षेत्र के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जानवरों में भी संघर्ष होता है तरह तरह से। तो ये स्ट्रगल है। तो जो सफल होता है, जो पावरफुल होता है, तो वो छोटे वालों को दबा देता है, वो मर जाते हैं, भोजन नहीं पाते हैं, या इधर उधर भगा दिए जाते हैं, तो वो उनका जीवन खत्म हो जाता है। और जो पावरफुल होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। या ये कहें कि प्रकृति ने उनको सेलेक्ट कर लिया, नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, तो इसको कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फिर बाद में बताया गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या बताया गया? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेचुरल, तो न्यू स्पीसीज में क्या बताया गया? ओरिजिन ऑफ नेचुरल स्पीसीज या न्यू स्पीसीज, इसमें क्या बताया गया है कि छोटी छोटी वेरिएशंस जो संघर्ष हुआ है उसमें जो वेरिएशंस आई हैं, तो वो धीरे धीरे स्टोर होती जाती है, और जो सफल हुए हैं जीव वो पीढ़ी दर पीढ़ी और पावरफुल जीवों को पैदा करते चले जाते हैं। यानी उनके जीन सेलेक्ट कर लिए गए हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा, नेचर के द्वारा। अब वो जीन उनकी संतानों में चले जाएंगे। तो जब उनकी संतानों में जाएंगे, उनकी संतानें पैदा होंगी, उनमें भी लड़ाई झगड़ा होगा, उनमें से सेलेक्ट जो जीन किए जाएंगे वो अगली जनरेशन में जाएंगे। तो यानी हर जनरेशन में जीन लगातार सेलेक्ट हो करके जा रहे हैं। हम कहते हैं कि जीव को सिलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में नेचर क्या कर रही है? जीन को सिलेक्ट कर रही है।
जीव को नहीं सिलेक्ट कर रही, जीन का सिलेक्शन कर रही है कि किस टाइप का जीन जो है पावरफुल है। जीन का सिलेक्शन हो जाएगा तो उसी जीन के आधार पर ही तो जीव बनते हैं, उनकी मार्फोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इस आधार पर कई पीढ़ियों बाद वही वेरिएशन आते चले जाते हैं हर पीढ़ी में छोटे छोटे, और कई पीढ़ियों के बाद एक नई स्पीसीज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये डार्विन के जो है मेन पॉइंट थे डार्विनिज्म के। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना। डार्विन की आलोचना कैसे हुई? इन्होंने अपने हिसाब से सही बताया, लेकिन तब भी जो है इनकी कुछ ना कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा आलोचना की गई, बुराई की गई। क्या इनके पॉइंट थे जिसकी वजह दिक्कत थी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगा? तो इन्होंने क्या, इनकी बुराई क्या की गई कि डार्विनिज्म डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस, यानी वेरिएशन के विषय में तो बताता है डार्विनवाद कि अंतर आएंगे, विभिन्नताएं आएंगी, लेकिन ओरिजिन कैसे होगी, ये अंतर आएंगे कैसे, ये चीज़ नहीं बता पाए। सेकेंड क्या था, इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस दैट यूजफुल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड। ये हमेशा ऐसा नहीं है कि जो है हमेशा फ़ायदेमंद ही जो वेरिएशंस होती हैं वो सिलेक्ट हों। कभी कभी फ़ायदेमंद वेरिएशन सिलेक्ट नहीं हो पाती हैं, खराब वेरिएशन सिलेक्ट हो जाती हैं जो उस जीव के मरने का कारण बन सकती हैं। जैसे आयरलैंड के 12 सिंघे थे, स्विट्ज़रलैंड के चीते थे। अब उनके दांत, स्विट्ज़रलैंड के चीतों के दांत इतने बड़े थे कि जो है वो बड़े बड़े हो गए और मुंह से बाहर निकल आए, खाना भी नहीं खा पाते थे, तो उसकी वजह से वो मर गए। और आयरलैंड के 12 सिंहों के सींगें इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो जो है कहीं झाड़ियों में उलझ जाते थे, कहीं कोई उनका इनमी जो है पीछा करता था तो झाड़ी में उलझ जाते थे, और उलझने की वजह से वो जो है फंस जाते थे और शिकार बन जाते थे। तो इसकी वजह से उनकी स्पीसीज ख़त्म हो गई। तो कभी कभी जो है ये वेरिएशन ऐसी हो जाती है कि इनको विकास न मान करके तो विनाश का कारण बन जाती है। तीसरा क्या इनकी प्रॉब्लम थी, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द सोल केस ऑफ स्पेसिएशन बट इट इज़ नॉट ओनली ए गाइडिंग फैक्टर। यानी ये बताया गया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये पूरी तरह से स्पेसिएशन का फैक्टर नहीं है, कोई कारण नहीं है। इट इज़ ओनली ए गाइडिंग फैक्टर। एक गाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है उसकी वजह से स्पीसीज बने, लेकिन ये जो है कोई परमानेंट नहीं है। यही नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन से ही नई जातियाँ बन जाएंगी। नेक्स्ट क्या दिक्कत थी, डार्विनिज्म डज नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। कि डार्विन थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन जीवों में पाए जाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब कि पहले हमारे पूर्वजों में पाए जाते हैं, एंसेस्टर्स में, और आजकल जो है पाए तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। हम लोगों की बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में कोई काम नहीं। जैसे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, इनका क्या काम? तो अब आप कहोगे कि बाल तो हर जीव में पाए जाते हैं, तो जिन जीवों में घने बाल पाए जाते हैं उनमें बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तुम्हारे बॉडी में कौन सा टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं? पोलर बियर्स वगैरह हैं, या जो जंगल में पाए जाते हैं घने बालों वाले, उनमें टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं वो बाल, तो आज भी काम कर रहे हैं वो आपके बॉडी में ये काम नहीं करते। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वगैरह है, आँख में पाई जाती है। हम लोगों में पलकें बन गई तो झिल्ली गायब हो गई, और बाकी जिन जीवों में पलकें नहीं पाई जाती उनकी आँख के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, उसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। हमारे कान नहीं हिलते डुलते हैं, जानवरों के कान, एनिमल्स के कान हिलते डुलते हैं, तो उनमें मसल्स आज भी काम कर रही हैं, हम लोगों में मसल्स काम नहीं कर रही। तो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसकी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेस्टिजियल ऑर्गन की उपस्थिति को नहीं बता पाए। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इनकी आलोचना की थी। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है? यानी स्पेसिएशन का मतलब स्पीसीज का बनना। स्पीसीज कैसे बनती है, कैसे नेचर में कोई नई जाति बनती है, तो इसके विषय में क्या बताया गया है। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज स्पेसिएशन।
यानी पहले से कोई स्पीसीज मौजूद है, उससे नई जाति बन रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन कैन टेक प्लेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्पेसिएशन होता है या स्पीसीज बनती है। उनमें से पहला है जीन फ्लो। स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। जीन फ्लो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये सब पूछते हैं। तो जीन फ्लो पहला था। जीन फ्लो कैन लीड टू स्पेसिएशन। इट इज ए ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। यानी हर जीव में कुछ ना कुछ वेरिएशन पाई जाती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, तो वो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन यानी एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र करती है जीन्स, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक फ्लो या जीन फ्लो। तो ये स्पेसिएशन का कारण है, इसकी वजह से स्पेसिएशन होता है। दूसरा क्या है, रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, अचानक कोई परिवर्तन आ जाए जीन की फ्रीक्वेंसी में, तो दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये एक मेन कारण स्पेसिएशन होने के लिए, यानी स्पीसीज बनने का। तीसरा क्या बताया गया है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यानी ये भी एक रीजन है, तो डार्विन का ये भी एक लिया गया था कि नेचर जिसको सिलेक्ट करती है तो वो जो है आगे सर्वाइव करता है पावरफुल, और वही आगे चल करके पावरफुल जीवों को पैदा भी करता है। और जो मरे होते हैं बिल्कुल कमज़ोर दुर्बल, तो वो प्रकृति में हटा दिए जाते हैं, वो उनको सिलेक्शन नहीं होता है, वो बेकार हो जाते हैं। वो केवल आदमियों के उसमें देखा जाता है कि ये परिवार के भाई हैं और बहन हैं, इनको भी जिंदा रखो, और नहीं तो बाकी एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। वो सब जो है संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके हटा देते हैं उनको, और ज़्यादा पावरफुल ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर्स। भौगोलिक जो बैरियर्स होते हैं, अवरोध होते हैं, सच एज माउंटेन्स रिवर्स कैन आल्सो लीड टू स्पेसिएशन। अब पता लगा कोई एक स्पीसीज की पॉपुलेशन रह रही थी काफ़ी मात्रा में, और बीच में कोई पहाड़ बन जाए, तो उसका कुछ पार्ट जनसंख्या का एक तरफ रह जाए और कुछ पार्ट दूसरी तरफ चला जाए, तो यानी ये सब अलग हो गए, तो वो वहाँ के हिसाब से अपना सर्वाइव करेंगे, ये यहाँ के हिसाब से सर्वाइव करेंगे। जैसे इंडिया और चीन के बीच में जो है हिमालय पर्वत है, तो अब हिमालय पर्वत के इधर रहने वाले लोगों को देखो तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दूसरे टाइप का मिलेगा। उधर के लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो दूसरे टाइप का मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी क्या दूर से देख करके बता देते हो कि इनके आंखें छोटी छोटी पाई जाती हैं, चेहरा मंगोलों की तरह पाया जाता है, तो ये आप देख करके बता दो। इसका मतलब है कि जियोग्राफिकल जो बैरियर्स हैं या जियोग्राफिकल जो वो हैं दिक्कतें आती हैं, समुद्र बन जाए या पहाड़ बन जाए, बीच में कोई नदी बन जाए या रेगिस्तान बन जाए, डिजर्ट डेवलप हो जाए, तो जीव एक दूसरे की तरफ ना आ पाएँ और दूर हो जाए एक दूसरे से, तो उनमें आपस में रिप्रोडक्शन ना हो पावे, तो इस वजह से भी स्पीसीजेज बन जाती। यहाँ पर रहने वाले लोग दूसरे टाइप के जीव बनाएंगे, वहाँ पर दूसरे, और हजारों लाखों पीढ़ियों के बाद यहाँ की दूसरी जातियाँ हो जाएंगी, वहाँ की दूसरी जातियाँ हो जाएंगी। इस टाइप से स्पेसिएशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट जो शेष बचा है, रिमेनिंग पार्ट, तो उसमें भी अभी कई पॉइंट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, और इसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।